अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे असातिज़ा के एहतजाज पर। जी नाजरीन, 2 हफ्तों से इस्लामाबाद में ये एहतजाज जारी है। किसी भी माशरे को बेहतरीन और सेहतमंद बनाने के लिए उस्ताद का कलीदी किरदार होता है। तो नाजरीन, आज हमारे ही उस्ताद सरापा एहतजाज हैं, रोड पे हैं। क्यों? सबसे पहले हज़ारों की तादाद डी चौक में मौजूद थी। अब ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते इस्लामाबाद के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन तक पहुंच चुका है और तमाम स्कूल इस वक्त बंद हैं। तालीम का नुकसान हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, एहतजाज हो रहा है। तो ये एहतजाज क्यों हो रहा है? इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि हुकूमत एक आर्डिनेंस लेके आई है। उस आर्डिनेंस की एक शिक के मुताबिक जितने भी इस्लामाबाद में स्कूल हैं उनको MCI के अंडर होना पड़ेगा, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम करना होगा, उनकी अम्ब्रेला में रहना होगा। लेकिन जब से ये सुना है टीचर्स ने, उनकी एसोसिएशंस ने, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। तो नाजरीन, हम टीचर से पूछेंगे, क्योंकि टीचर का काम है तालीम देना, तरबियत करना और अपना मुआवजा लेना। उनको क्या मसला है? अगर MCI के अंडर आ जाते हैं तमाम स्कूल्स तो इनको नुकसान क्या है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आखिर मामला क्या है जो इतना सख्त रिएक्शन हो रहा है, इतना सख्त एहतजाज हो रहा है। इसके साथ साथ हम हुकूमत से बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक वफाकी हुकूमत के अंडर हैं तमाम स्कूल, तो आप इसको एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर क्यों लाना चाहते हैं? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, टीचर्स का क्या मौक़िफ़ है, इनके अहदेदारों का क्या मौक़िफ़ है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम G74 के एक स्कूल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे इनके तमाम सदर, सेक्रेटरी, तमाम लीडरान भी मौजूद हैं, असातिज़ा की जो तंजीमें हैं, उसके साथ साथ फ़ीमेल और मेल टीचर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है। हम सब से बात करेंगे और उसके बाद हुकूमत से बात करेंगे। आइए हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फरीदा यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं। हम इन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं, बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्यों आप सरापा एहतजाज हैं? हम तो 10-15 दिन से देख रहे हैं, मामला क्या है? जी, मामला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स जो FG मॉडल स्कूल्स हैं, जिनमें प्रेप क्लास से सेकेंड ईयर तक तालीम दी जाती है, 398 ये इंस्टीट्यूशंस है पूरे इस्लामाबाद में, जिसमें अर्बन एरिया भी और फेडरल एरियाज़ भी शामिल हैं। ये इदारे जब से इस्लामाबाद बना हुआ है तब से ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इन इदारों को 23 नवंबर को एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कर दिया गया है। हम उस पर सरापा एहतजाज है कि क्यों? उसमें ऐसा ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या है? जी, ऑर्डिनेंस ये कह रहा है कि ये इदारे अब मेयर के अंडर काम करेंगे और इसके लिए फाइनेंसेस जो हैं वो मेयर और उनकी टीम जो है वो खुद जनरेट करेगी, जो ऑर्डिनेंस कह रहा है। इदारे चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के थे और ये वफाक है, वफाक में सूबों का कोटा होता है, दूसरे सूबों से लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होकर ग्रेड 18 और 17 में जॉब के लिए इस्लामाबाद में आए हुए हैं। वो लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें एक कॉरपोरेशन के अंडर क्यों किया जा रहा है, एक ऐसे इदारे के अंदर जिसकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है इतने सारे इदारों को रन करना। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वो न सिर्फ इन इदारों की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा बल्कि फाइनेंसिस भी उसी ने मैनेज करने हैं। तो हमारे स्कूल्स की जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, अगर उनको देखा जाए, 15 अरब रुपए चाहिए होते हैं हमारे इदारों को चलाने के लिए। इस साल का जो बजट मिला उसमें 10 अरब मिला, 5 अरब गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो फेडरल गवर्नमेंट को मीट करना मुश्किल हो रही है, जिसके लिए हमारी सेक्रेटरी साहबा जो हैं वो फाइनेंस से रिक्वेस्ट करके रीअप्रोप्रिएट करवाती हैं फंड को, और बहुत मुश्किल से हमारी चीज़ें पूरी होती हैं। वो इतने बड़े फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे हैंडल करेगी? फरीदा यास्मीन साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। मेहरुन्निसा साहिबा भी हमारे साथ हैं, ये भी प्रिंसिपल हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने बारे में पहले जिक्र करूँगी कि मैं FPSC के थ्रू आई इस सिस्टम में, और मैं मॉडल कॉलेज F3 में थी। अब वो मॉडल कॉलेजेस जो हैं वो 33 कॉलेजेस, उनको तो इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री के अंडर रहेंगे। मैं वहाँ से छोड़ के इधर FG के डिपार्टमेंट में आ गई उसी साल। मैंने कहा कि यहाँ बच्चों को ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, और उधर मैं सेटअप को छोड़ के इस सेटअप में आई। अब मैं तो उसी सिविल सर्विस एक्ट के थ्रू आई थी। अब वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको तो वो मिनिस्ट्री के अंडर हैं, उनको सैलरीज
सैलरीज जो हैं वो मिनिस्ट्री देगी, और हम सब जो सिविल सर्वेंट हैं हम सबको उन्होंने बल्दिया के अंडर कर दिया। इतनी इनजस्टिस के वही लोग, एक ही क्राइटेरिया से आने वाले लोगों को एक जगह आप 33 इंस्टीट्यूशंस के जो एम्प्लॉय हैं वो अंडर मिनिस्ट्री हैं, और आप जो है हम लोगों के जो सर्विस स्ट्रक्चर है और बाकी आगे पेंशन सैलरीज वो बल्दिया देगी। और हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो जो बल्दिया 200 मुलाजमीन की सैलरीज उनसे मैनेज करना मुश्किल है, तो वो हम लोगों की सैलरीज कैसे देंगे? अब मेयर सिस्टम तो पीछे अगर 5-7 सालों में देखें बड़ा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल है। और अभी कुछ ये प्रोविंशियली अगर आप चेक करें, आप सिंध में तो देख ही चुके हैं कि मेयर ने क्या हालात स्कूलों के किए, और फिर अब वो यही गवर्नमेंट कह रही है कि मेयर नहीं चला सकती और अब वो सिंध गवर्नमेंट चलाएगी। पंजाब गवर्नमेंट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पिछले साल उन्होंने 4 स्कूलों को इन्होंने मेयर के हवाले कर दिया, एक्सपेरिमेंट किया। वो 4 स्कूलों में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको 20 के बाद, उनको 20 तारीख के बाद उनकी सैलरी आती थी, यानी कि वो भी उनसे नहीं चलाए गए। आखिरकार वो दोबारा से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल गए, पंजाब गवर्नमेंट को। जब ये एक्सपेरिमेंट जगह जगह कर रहे हैं, तो यहाँ अब फेडरल गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा मेयर आ रहा है जो ये इतने ज़्यादा अदारों को, वो उस पर 390 से ऊपर अदारे हैं, इनको चला लेगा। यहाँ के मुलाजमीन को 18,000 मुलाजमीन को सैलरीज दे देगा, इनकी पेंशन मैनेज कर लेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने दोबारा से जब यू टर्न लेंगे तो उस वक्त तक ये तबाही फिर चुकी होगी। और जब फ्लॉप भी हो रहा है एक निज़ाम, एक आपके पास तजर्बात मौजूद है, एक्सपीरियंसेस ये करते जा रहे हैं। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये जो हम पे हो रहा है ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फ्लॉप ही होना है, हमें नजर आ रहा है। जो 33 अदारों को आपने सेपरेट करके मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया, और हमारे जो ज़्यादा बल्क के स्कूल हैं, 390 से ऊपर स्कूल हैं, इनको आप बल्दिया के अंडर करें। आप ये एक्सपेरिमेंट उन पे करें ना, पहले थोड़े स्कूलों पे एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर उधर कामयाबी होती है तो फिर आप हमारी तरफ आएँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने महरुन्निसा साहिबा से बात की, प्रिंसिपल हैं फरीदा यास्मीन साहिबा से बात की, और उन्होंने बताया कि ये क्या हो रहा है। अभी भी तमाम स्कूलों में एहतजाज चल रहा है। आप देखें मेरे अकब में स्टूडेंट भी हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, टीचर्स भी हैं, और मेरे साथ इस वक्त जो हेड मिस्टर हैं नौरीन, वो साथ हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, इतने बड़े लेवल पे आप एहतजाज करें, तमाम स्कूलों में ये एहतजाज चल रहा है? जी बिल्कुल, तमाम इदारे बंद हैं और हम सब का ये मुश्तरका एहतजाज है, हम सब की मुश्तरका हड़ताल है। हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले लिया जाता। तो हुकूमत तो कह रही है कि ऑर्डिनेंस ज़रूरी है और ये वापस नहीं होगा, तो क्या आप फिर क्या नहीं, किस तरह से वापस होगा फिर? हुकूमत हमें ये बताए कि इज इट अ डेमोक्रेसी, इज इट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये क्या है? ये तो हमारे लिए ऑटोक्रेसी की भी वर्स्ट फॉर्म है जी। इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। हमारे साथ टीचर्स में बच्चों का आप देखें जी, बच्चों की तालीम है, बच्चों की एक स्टैंडर्ड है इस्लामाबाद में, जिसको स्पॉइल किया जा रहा है। उस पूरी बिल्डिंग को मुतज़लज़ल किया जा रहा है, जिसको देखकर बाकी सूबे भी फॉलो कर रहे हैं। आपके एफजी स्कूलों के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं वो। तो हुकूमत तो कह रही है आपका कोई भी ऐसा राइट जो है सलब नहीं हो रहा, तो इशू क्या है? जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे इस जुमले से हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक ना भी करें, बहुत सारे करेंगे भी, कि अगर डॉक्टर लड़ता है तो वो अपने लिए लड़ता है, अगर नर्स लड़ता है तो वो अपने लिए लड़ता है, जब उस्ताद लड़ता है तो वो कौम के लिए लड़ता है, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता। हम इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, इनमें से मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो लो इनकम वाले घरानों से आते हैं। आप उनके ऊपर जब 25A को डिटैच करेंगे, हमसे मिनिस्ट्रीज को डिटैच कर रहे हैं, आप अपने एजुकेशन फ्री को ख़त्म कर रहे हैं। ऑल्दो के नारे आपने तब्दीली के ही लगाए हैं, लेकिन आप फ्री एजुकेशन को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बच्चे कहाँ से फीसें देंगे? गवर्नमेंट हमें इसका जवाब दे। हम इन बच्चों के सिर्फ उस्ताद नहीं हैं, हम इनके रूहानी वालिदैन हैं, और हम इनके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये ऑर्डिनेंस जो है, इसमें सिर्फ आपको ये इशू है कि कॉर्पोरेशन के अंडर कर रहे हैं, सिर्फ एक ये इशू है या और भी कोई इशू है? देखें जी, इशू बेसिक इशू यही है, फिर इससे बहुत सारे जो हैं वो डाइवर्शंस और भी बहुत सारी निकलती हैं। उसमें आपकी बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं, बहुत सारी बड़ी तादाद में फीमेल स्पेशली ऐसी हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन इदारों को चला रही हैं। ठीक है, लोकल बॉडीज़ के पास जब आ जाता है, पर्सन टू पर्सन बात चली जाती है, महल्ला टू महल्ला चली जाती है, लोग आते हैं, प्रेशराइज करते हैं, एडमिशन्स के इशूज़ होते हैं, मेरिट पीछे रह जाता है, तो फिर आखिर में टीचर्स क्या करेंगी या हेड क्या करेगी? उसको जो है वो स्टैंडर्ड्स पे और कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे स्कूलों में एक तालीम तो रहेगी, खुदा के लिए तालीम को दाव पर मत लगाएं, तालीम को सियासत के हवाले मत करें।
नाज़रीन, आपको ये मासूम बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आप देखें इन्होंने भी प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, एहतजाज चल रहा है इस वक्त। तमाम स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, तमाम अमला एहतजाज कर रहा है, चाहे वो टीचर्स हैं, मासूम बच्चे हैं। तो ये क्या मामला है, हम हुकूमत से भी इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो टीचर हैं आलिया हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी, ये क्या है इतना एहतजाज, इतना इशू? जी एक्चुअली कहने को तो बहुत कुछ है, सीधी सी बात है, लेकिन मैं इस वक्त दो पॉइंट्स पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। नंबर वन ये कि पाकिस्तान में बहुत से अदारे काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का जो अदारा है, हमारा एजुकेशन का अदारा, इस वक्त टॉप पे है। अब मेरी बात पे बिलीव ना करें, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें। अगर आपको यहाँ पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे मुकाबले पे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के अदारों के मुकाबले पे अगर कोई आता है तो वो प्राइवेट अदारा आता है। यानी कि हमारे अदारे जहाँ पर काम करने वाले बच्चे, माली है, चौकीदार है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम इस लेवल पर लेके आते हैं कि उनकी कैपेसिटी इस तरह की बिल्ड करते हैं कि वो जाके आपके किंग एडवर्ड में एडमिशन लेते हैं, आपके रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, दुनिया में नाम रोशन, पूरी दुनिया में नाम रहता है, नष्ट में जाते हैं, सारे की जाते हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर वो अदारा बजाय इसके कि लोग उसको रोल मॉडल बना के उस जैसा होने की कोशिश करते, आप उस अदारे को उठा के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर कर रहे हैं। देखिए मैं किसी के खिलाफ और वो बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता आने वाले दौर में क्या है, किस तरह है, लेकिन जो आप तूफान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और जो आपको सामने नजर आ रहा था आप उसको देख के प्रिडिक्ट करते हैं ना। अब इस वक्त सारे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं सिंध में क्या हो रहा है, केपीकी में क्या हो रहा है, उसको देख के हम भांप रहे हैं ना, हम स्मेल कर रहे हैं। हम तो ज़ाहिर है बहरहाल हम इन तमाम लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड है, हमने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया है, हम बच्चों को खड़ा होना सिखाते हैं ना कि अब हम उसके बाद जाएंगे। जब हम इनसिक्योर होंगे, बच्चा इनसिक्योर होगा, तो पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? एक एजेंडा रखें, आप इससे कहें कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ, तो डेट सीट बैठ जाते हैं। हमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि भैया लेकिन हमें पता तो होना कि हमें क्या। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस वक्त आप इस तरह लेके आते हैं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप आज इस वक्त मेयर आते हैं, ऑनरेबल मेयर, अगर वो आते हैं, वो इस सिस्टम को समझते हैं, समझते जब उनको पता चलता है मैंने समझ लिया, तो पता चलता है 30 साल गुजर गए, अब फिर क्या करूं, अब मैं गया, अब दूसरा गवर्नमेंट आ गई, अब आप दूसरा मेयर आएगा, तजर्बों पे गुजर रहा है, दूसरा मेयर आएगा, वो पीटीआई का नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, पीपल्स पार्टी वाला समझेगा तो नून लीग का आ जाएगा, नून लीग वाला समझेगा, तो बच्चा हमने क्या परवान चढ़ाया, बच्चा क्वेश्चन क्या लिखेगा कि जब वो दौर था तो मैंने ये सीखा, जब ये दौर था तो मैंने ये सीखा, तब ये दौर था तो मैंने ये सीखा, तो अब वो मैं क्या करूं? मेरी बात सुनिए, ये बहुत अजीब सी है। एजुकेशन एक सीरियस इंस्टीट्यूट है, वो एक ऐसा इदारा नहीं है कि उसके ऊपर आप तजर्बे करें। जब हमारा ये इदारा आप बता रही हैं टॉप पे है, तो फिर इसमें चेंजिंग की क्या जरूरत है? गॉड नोज, मुझे नहीं पता पीएम साहब को किसने क्या बताया है, क्या समझाया, उन्होंने कहा रेवेन्यू जनरेट होगा, गॉड नोज। मैं उनको सर से, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये कहूँगी, प्लीज़ खुदा के वास्ते इमरान खान साहब एक दफ़ा ये समरी मंगा के, फाइल मंगा के खुद पढ़ें। जब आप खड़े होकर स्पीचेस में ये कहते हैं कि सिखाया नहीं जा सकता, किसी सिखाने वाले को एक लर्न पर्सनैलिटी होना चाहिए, तो जब आप पसंद नहीं करते तो हम कैसे कहें? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा एक सर्टन क्राइटेरिया है जॉब में आने का, एक सर्टन क्राइटेरिया को फुलफिल करते 3-4 लेवल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ आते हैं। अब हमारे जो मेयर्स, जो ऑनरेबल मेयर आएंगे, जो नाज़िम्स आएंगे, उनका क्राइटेरिया और होगा। अब 2 क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, मैं कैसे जाके सेकंड ईयर से कहूँ कि आपको मॉनिटर करने के लिए 2 क्लास आ रही है, कि आप अच्छी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? मैं कैसे कहूँ उसको जाके कि 2 क्लास की बच्ची आके कि आपको सेकंड ईयर बताएं, एफएससी बताएं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या मसला है, वो नहीं बता सकती। देखिए उसमें उनके साथ भी ज्यादती है। मैं पहले से ही ये बात कहना चाहूँगी अपने उनको, जो एमसीआई वालों को, कि आपके साथ ये ज्यादती है, आप खुद आगे बढ़ के इसको ना लें, क्योंकि आपको खुद एक ऐसी चीज़ में धकेला जा रहा है जिसकी नो हो आपको मालूम नहीं, आपको तजर्बा नहीं है, जिसको आप कर नहीं सकते, डेट सीट आप कर ही नहीं सकते, तो क्या फायदा? कल को आप शर्मिंदा हो, कल को आपको पब्लिक में आके आंसरेबल होना चाहिए। हम तो आंसरेबल हो जाएगा ना वो तो पब्लिक के सामने, तो वो आंसरेबल हो, इससे बेहतर है उससे पीछे हट जाएं, वो कहें जो चीज़ चल रही है। और दूसरी बात ये हेल्थ और एजुकेशन, ये कब ऐसा होता है कि इसके ऊपर तजर्बे किए जाएं?
ये तो बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर आखिर में दवाई दे के फैसला करे बंदा मर गया, मैंने ये पूरी किसी को नहीं देनी, वो साइड पे कर दो, ये तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुश्किल बात है। आई एम सो सॉरी। एजुकेशन फॉर ऑल हो रहा है ना, और सिलेबस भी इक्वल कर रहे हैं, एक जैसा सिलेबस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये क्या सिलेबस एक जैसा किया कि 33 इदारे निकाल दिए और बाकी जो 390 इदारे थे वो अलग कर दिए, ये तो कोई इक्वलिटी ना हुई ना। और दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ये ऑर्डिनेंस वापस ले लें, और जैसे वो यू टर्न लेते आए हैं ना, एक यू टर्न और ले लें एजुकेशन के लिए। आप लोगों को मुशावरत में भी नहीं लिया, और जिस तरह अभी आलिया मैडम ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की, यकीनी तौर पे हुकूमत इस पे सोचेगी, आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं पीएम साहब जो बार बार कहते नहीं थकते कि रियासत मदीना रियासत मदीना, अब मैं तो इस बात पे सबसे पहले ये हैरान हूँ कि ये रियासत मदीना बनने जा रही है हमारा पाकिस्तान, कि रियासत मदीना में एजुकेशन फॉर ऑल और फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। हमारे यहाँ क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये सब के लिए एजुकेशन फ्री फॉर ऑल देने जा रहे हैं क्या? मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी जो उन्होंने की थी रियासत मदीना की। इमरान खान साहब जब से आए हैं उन्होंने यही बात की थी कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। उसका सबसे पहला असूल तो ये था कि आप इंसाफ करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है कि आपने 33 जो है इदारे हैं उनको छतरी के नीचे रख दिया है, और बाकी सारे जो हम FG के हैं हमें खुले तूफान में छोड़ दिया है, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई बल्दिया भी बनी नहीं है, जैसा कोई तस्वुर नहीं है, उसमें हमें डाल दिया गया और हम पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बल्दिया तो खुद अभी नहीं खड़ी हुई, बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, और अभी ये पता भी नहीं कि बल्दिया में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और जो आएगा भी वो हमारे सेटअप को लेके चलेगा भी कि नहीं। और जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े हैं, मैं खुद बीइंग अ पेरेंट भी बात करती हूँ, मेरी बेटी मेरे स्कूल में है, मैंने उसको प्राइवेट स्कूल से उठा के अपने स्कूल में लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ की एजुकेशन अच्छी है। हमारे स्कूल में मोस्टली गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप ये मेयर सिस्टम लाते हैं तो डेफिनेटली आप जनरेट करेंगे फंड बच्चों से, तो बच्चे गरीब कहाँ से पैसे लेके आएंगे? वो जो रेडी वाला है, वो जो कूड़ा उठाने वाला है, वो सारे तो आपके तो 60% आपका है लिटरेसी रेट, वो कहाँ जाएगा? वो तो सारा नीचे आ जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, बुनियादी वजह क्या है, हुकूमत क्यों चाहती है कि ये MCI के अंडर सारा निज़ाम आ जाए? देखिए जी, हुकूमत जो हमें कह रही है कि पूरी दुनिया में जो है तालीमी निज़ाम MCI के अंडर है या बल्दिये के अंडर है, तो ये तो बात सही है, पूरी दुनिया में ये निज़ाम बल्दिये के अंडर है, लेकिन पूरी दुनिया में बाकी भी निज़ाम जो है ना वो बल्दिये के अंडर है। पुलिस भी, जैसे अमेरिका में आप देखें बल्दिये की अपनी पुलिस होती है, इस तरह लोअर लेवल की कुछ जुडिशरी भी बल्दिये के अंदर है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी है। तो ये जो है ना, इन्होंने जो एक तरफा फैसला सिर्फ तालीम का किया है, तो इसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे इन्होंने तो पॉलिटिकली ये एक प्रोग्राम बनाया है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हम इसको कह सकते हैं। इन्होंने इसमें एकेडमिक इनपुट नहीं ली। हम तो टीचर हैं, रिसर्चर है, एकेडमिशियन है, हमारा काम ही यही है कि इस सिलसिले में इसको हम ऑब्ज़र्व करें, एजुकेशन सिस्टम के हम पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वर है। हमें पता है कि निज़ाम किस तरह होना चाहिए, दुनिया में कहाँ पे निज़ाम है, हमारे यहाँ किस तरह होना चाहिए, तो उसमें कोई एकेडमिक इनपुट नहीं लिया गया। जैसे मैं आपको मुख्तलिफ रिसर्चेस के बारे में बताता हूँ। एक रिसर्च है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हम कहते हैं, तो ये कोई मतलब फ़िक्स चीज़ें नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रलाइज होगी और बल्दिया जो है वो डिसेंट्रलाइज है। ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, एक फिनोमेना है। आपका मेयर और आपका जो काउंसलर है वो इसी तरह डिक्टेटोरियल ज़हन रख रहा होगा जिस तरह हमारी जो है बाकी ब्यूरोक्रेसी की है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। हमने तो डेमोक्रेसी डेवलप नहीं है ग्रास रूट लेवल तक। बाहर जो उन्होंने किया है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी डेवलप की है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की है। फिर वो इंस्टीट्यूशन ने खुद ही इदारे अपनी तरफ खींचे, जितने सरकारी इदारे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है, वो वर्किंग करते हैं, वो पार्टिसिपेटरी है। यहाँ तो इलेक्शन ही नहीं होते। इस बल्दिये की जो इदारे हैं, इनके तो अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा कि इलेक्शन करे, तो रातों रात इन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया जिस चीज़ की ये ख़ुद इलेक्शन नहीं कराते, जिनका इनको ख़ुद इन पे एतबार ना हो इदारों पे, वहाँ पर यू क्यों तालीम देना चाहते हैं? तो इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन है। दूसरी रिसर्च ये है कि कहा जाता है कि कोई भी रीजनल अथॉरिटी को अगर आप इदारे डिसेंट्रलाइज करेंगे तो अगर वो वीक है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, उनका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे जो है उन्होंने संभालने हैं इन इदारों को। तो ये रिसर्च से साबित है कि वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन इदारों को चला सके। इसके अलावा जो है बहुत सारी रिसर्चेस इस बात पे है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बिल्ट होती है, इट इज़ बिल्ट,
इट इज़ नॉट क्रिएटेड। बिल का मतलब ये है कि आप एक एक ईंट से इसको बनाते हैं, नीचे से उसको ऊपर लेके आते हैं। ये कोई दम चुप से ये नहीं होता कि आपने एक ऑर्डिनेंस पास की और इदारे डिसेंट्रलाइज हो गए। मलिक मसूद अख्तर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जैक, इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर भी हूँ। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद एक फेडरेशन है। फेडरेशन मीन कि आपके मुल्क की तमाम इकाइयाँ जो हैं आप उनको जमा करते हैं तो फेडरेशन बनती है। इस वक्त KPK हो, आपका गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो, जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं उनमें यहाँ पे कोटा सिस्टम है। आपको FPSC के थ्रू अच्छे अच्छे असातिज़ा आप सिलेक्ट होकर मेरिट पे लेके आते हैं। तो क्या मेयर के अंडर आने के बाद ये सिस्टम रहेगा? मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर, यू आर ऑन स्टे, अदालत में गए हुए, तो क्या हमें आप उसी सिस्टम के अंदर करना चाह रहे हैं? और सर ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये इदारे जो हैं, एजुकेशन जो है, दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये होता है कि 3 इदारे, एजुकेशन, डिफेंस और ख़जाना, हमेशा मरकज़ के पास रहते हैं, कभी भी इन्हें डी नेशनलाइज नहीं किया गया। आज आपके सामने, आपके पार्लियामेंट हाउस के सामने तमाम असातिज़ा टीचिंग और नॉन टीचिंग खड़े रहे हैं। अफसोस, साथ अफसोस की बात है कि आपके फिरौनों के महलों से एक बंदा भी वापस बाहर नहीं आया कि वो आके हमारे साथ बात करें। अली नवाज अवान साहब ने हमें थ्रेटिंग में बात की है, AS साहब ने हमारे साथ थ्रेटिंग में बात की है। वाई हम इस वक्त इस्लामाबाद में मॉडल तालीमी सिस्टम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे सेक्रेटरी से लेकर, मिनिस्टर से लेकर, जजेस से लेकर वकला तक मौजूद हैं। आप क्यों एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं सर कि जनाब दिल के मरीज़ को आप एक अनाड़ी डॉक्टर के ज़रिए उस पर एक्सपेरिमेंट करके पूरी कौम को मौत के हवाले ना करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़िया खान यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं, इस तहरीक के तर्जुमान हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़िया भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ज़िया भाई, ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, बच्चे भी अब स्कूल में, आप सारे स्कूलों में आपने स्ट्राइक शुरू कर दी है, तालीम का भी तो ज़िया हो रहा है, तो ये क्या मामला है? हम ये नहीं चाहते कि एक मिनट भी बच्चा हमसे अलहदा हो, वो स्कूलों में आए और तालीम हासिल करे। तो हमारा एक ही पॉइंट है जो हमने हुकूमत के सामने बयान किया है कि ये जो आर्डिनेंस है इसमें से शिक 166 जो है वो निकाल दी जाए। ठीक है, आपका ये एक मुतालबा है, लेकिन अब जो आपका एहतजाज चल रहा है, तमाम स्कूल्स बंद हैं, बच्चे भी आप देखें बैनर्स उठा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, टाइम ज़ाया हो रहा है। तो पढ़ाई का ऐसा कोई तरीका निकालें ना कि इनकी पढ़ाई का मामला भी चलता रहे, टाइम भी ज़ाया ना हो और आपका एहतजाज भी चलता रहे। जी ये बात है कि स्कूल तो खुले हुए हैं, हमारे स्कूल में तमाम स्टाफ उसमें आ रहा है, स्कूल में स्टडीज़ भी हो रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे तो एक ही है ना कि बच्चे हमसे अलहदा नहीं हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चे हैं। और बच्चों को पता है कि जब असातिज़ा कराम पर या तालीम पर हमला होगा तो हम अपने उस्ताद के साथ जो है वो अदब एहतराम करते हुए साथ खड़े होंगे। और हमारा गैर तजसीसी अमला भी साथ खड़ा है, हमारे हेड साहिबान भी साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो FD है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसके भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और हमारी मिनिस्ट्री के भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। आप लोगों को ऑर्डिनेंस पास करने से पहले कोई आपसे मुशावरत नहीं हुई? ये मुशावरत नहीं की गई जी, बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन से एहतजाज चल रहा है? 10 दिन हो गए। तो 10 दिन अभी तक तो मामला हल हुआ है? नहीं हुआ मामला हल तो नहीं हुआ। तो अब कोई आपकी मुज़ाकरात भी नहीं हुए, कोई पेशरफ्त, क्या स्टेटस क्या है? मुज़ाकरात तो हमारे हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपने इदारे के बड़े के पास गए हैं, DG साहब के पास गए हैं अपने, कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा हमें मुशावरत में नहीं लिया गया। फिर हम सेक्रेटरी साहिबा के पास गए हैं, उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मुशावरत में लिया जाना चाहिए था, हमें भी मुशावरत में नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स तो दूर की बात है। तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात जो है ना हुकूमती नुमाइंदों से हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने ये जल्दबाजी में, जल्दी में बनाया है और हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम और क्या कर सकते हैं एहतजाज के अलावा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अज़हर महमूद अवान साहब मौजूद हैं। इस सारी तहरीक के वाइस चेयरमैन हैं और टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। अज़हर साहब, ये बताएं कि अगर MCI के अंडर आप आ जाते हैं तो इसमें मसला क्या है, इशू क्या है?
जी इसमें इशू कोई नहीं है, हम MCI के अंडर चले जाएं। हम समझते हैं कि MCI की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो इतने बड़े इदारे को चलाने के काबिल नहीं है। देखिए हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि पिछले दिनों आप देखते हैं कि इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ज़ू था, वो ज़ू MCI के अंडर चला गया और आज वो ज़ू बंद है, और फिर इनको अपने सेंट्री वर्कर्स के लिए सैलरी देने के इनके पास पैसे नहीं है। यहाँ देखिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ का बजट इन्वॉल्व है जो FD के अंदर, 18,000 एम्प्लॉइज़ है, 400 से ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं। फंड्स कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? देखिए हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी होता है, अलाइड एजेंसीज होती हैं, और वो इस बजट को मीट, एक निज़ाम है, पूरा एक निज़ाम है, वो इसको मीट करते हैं। और एक चेयरमैन जो है वो ठीक है, हम इलेक्टेड नुमाइंदों की इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा इलेक्टेड नुमाइंदों के हवाले एजुकेशन को कार के तबाह ना किया जाए। ओके, आपके ख्याल में वजह क्या है? हुकूमत क्यों चाहती है आप MCI के अंडर आएँ? देखिए बुनियादी बात यह है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, रातों रात सर्कुलेशन के। आपसे मुशावरत नहीं हुई? बिल्कुल, हमसे क्या, मिनिस्ट्री से मुशावरत नहीं की गई। हमारी इतला के मुताबिक रातों रात एक सर्कुलेशन समरी के जरिए इसको अप्रूव किया गया और रातों रात ये साइन हो गए। तो इस पर हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वजह क्या लगती है आपको? ठीक है, वजह क्या लगती है, इसकी क्या वजह है? यानी ये वजह अभी तक हम समझने से कासर हैं कि जब किसी स्टेक होल्डर को इतमाद में नहीं लिया गया, असेंबली में इसको नहीं लाया गया, इसको ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों किया गया, ये हम समझने से कासर हैं अभी तक। अच्छा ये बताएं, आपके मुज़ाकरात हुए किससे हैं, किस हुकूमती नुमाइंदे से हुए? जी हमारे इससे पहले सेक्रेटरी एजुकेशन से मुज़ाकरात हुए, एडिशनल सेक्रेटरी से हुए, और मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने हमारी बात तवज्जो से सुनी। नतीजा क्या निकला? देखिए वो हमें जिस सतह पर भी हमारे मुज़ाकरात हुए उन्होंने हमारी बड़ी बात तवज्जो से सुनी, लेकिन बदकिस्मती हमें उस बात पर वो कायल करने में नाकाम रहे कि हमें MCI के अंदर जाने में क्या फ़ायदे। हमने ब्रीफिंग की, बारहा मुलाकातें हुई, लेकिन अभी तक हमारा डेडलॉक बरकरार है। यानी ये उन्होंने करना ही करना है, ये उन्होंने ये तय किया हुआ है, ये करना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है, हमारी सर्विसेज का मसला खुदारा ये नहीं है। हमने बड़े भारी दिल के साथ ये इदारे बंद किए हैं। ये 2-2.5 लाख बच्चों की तालीम का, उनके मुस्तकबिल का और गरीब बच्चों की एजुकेशन का मसला है, ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये शिक तो जैसा लग रहा है वापस नहीं होगी, ऑर्डिनेंस का तो आपको एतराज़ नहीं, ऑर्डिनेंस पे, शिक पे अगर शिक वापस नहीं होती तो आपका लाए अमल क्या आगे? देखिए ये बात समझने की है कि हमें ऑर्डिनेंस से मसला नहीं है, हमें ऑर्डिनेंस के तहत जो उसकी 166 शिक है, शिक नंबर 166, उससे मसला है, जिसमें ऑर्डिनेंस भले पास करे, हमें उससे क्या लेना। ठीक है, वो शिक अगर हुकूमत उस पर नहीं बात करती और उसको नहीं वापस लेती तो आप क्या करेंगे अब? देखिए जी हमारा तो देखिए हम तो पहले ही क्लासेस का बाइकाट जारी है। एक प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में हमारे सारे एम्प्लॉय जा चुके हैं। ये हफ्ता हमने गवर्नमेंट को दिया है, हम प्रोटेस्ट पे नहीं गए। अगर हुकूमत ने हमारी बात तवज्जो से ना सुनी तो फिर हम हम तो वो कहते हैं यतीम तो रोने का आदी है, हम तो फिर वो उन बच्चों बेचारों को लेके जाके उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, जिसको यूनिवर्सिटी का ऐलान, फिर उधर डी चौक में क्लासें लेंगे, मजबूर होकर हमने बच्चों को तो पढ़ाना है। 2 हफ्तों से आप एहतजाज कर रहे हैं, बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है, स्टडीज़ नहीं हो रही, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि स्कूल टाइमिंग में इनको पढ़ाएं, बाद में एहतजाज कर लें। नहीं, हम स्कूल बंद करके रोडों पर आए, पार्लियामेंट हाउस तक गए, तब हमारी बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो ना। स्कूल जो टाइम है पढ़ाने का, बच्चे का, तालीम का, वो आप उसको पढ़ाएं, छुट्टी के बाद आप एहतजाज कर लें। हम देखें पहले कोविड की वजह से इदारे बंद रहे, हमें उसका भी दुख है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है। मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि उन्होंने बुलाया, मैंने कहा आज हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं कि इदारे बंद हैं। इस्तिज़ा को कोई तवज्जो देता ही नहीं है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, तो हमारी बात सुनवाने के लिए हमने इंतहाई मजबूरी के आलम में ये इदारे बंद किए हैं, हमें उस बात का दर्द है। अली नवाज अवान साहब ने आपको कहा क्या, फिर नतीजा क्या निकला? ये हम उनको कायल करने में नाकाम रहे, वो इस बात पे कमिटेड हैं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इस चेक को वापस नहीं लेंगे, वो नहीं लेना चाहते, उनसे हमारी बात हो चुकी है, अब हम उसी लेवल पर मीटिंग करेंगे जो हमारी बात सुनेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने अज़हर महमूद अवान साहब। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CDA अमूर अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह में करम है साहब। अली नवाज अवान साहब ये बताएं, आए रोज़ कोई ना कोई एहतजाज हो रहा है, कभी कोई इदारा कभी कोई इदारा, अब तो इतना मोहतरम जो है सबसे अहम हमारे माशरे का एक ऐसा तबका उस्ताद जिसकी हम सब बड़ी इज्जत करते हैं, वो भी सरापा एहतजाज है, ये क्या मामला है? एक चीज़ को इशू बना के हड़ताल कर दी गई। दुनिया में होती हैं हड़तालें, बहुत बहुत जगह जमहूरियत के अंदर ये हुसन है हड़तालें होना, पर उससे होता यह है कि पहले आप अपनी रिजर्वेशंस पुट करते हैं। अगर रिजर्वेशंस आपकी टाइमलाइंस होती हैं, अगर वो दूर ना हो, फिर आप हड़ताल की तरफ। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर 2 तबके ऐसे हैं जिसकी अक्रॉस द बोर्ड लोग सब तारीफ़ करते हैं। एक डॉक्टर्स जो मसीह हैं, और वो जो लोगों की जानें बचाते हैं, जो इंसानियत को सर्व करते हैं,
اور دوسری طرف اساتذہ، ہم سب اگر آج کہیں نہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ اساتذہ کا ہے. وہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، وہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اس سیکٹر کے اندر اگر کلاسز کا بائیکاٹ ہو تو وہ بہت عجیب سی بات. علی نواز عوان صاحب، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ MCI کے نیچے لانا کیوں چاہتے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ سر ایک بندہ ہے، مجھے بتائیں کہ پوری دنیا، ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ویسٹ منسٹر سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں. انگلینڈ کے اندر چلے جائیں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں ویسٹ منسٹر سسٹم، امریکہ کے اندر چلے جائیں، آپ فرانس کے اندر چلے جائیں، جتنے بھی میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں ان کے اندر پولیس تک ان کے انڈر ہوتی ہے. ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس میں صرف اوور سائٹ پاورز دی ہیں. جو ان کا جاب سٹرکچر ہے وہ سیم رہے گا، جو ان کی پینشنز ہیں وہ سیم رہیں گی، ان کا جو کیڈر ہے وہ سیم رہے گا، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز سیم رہیں گے، ان کی رپورٹنگ لائن FD رہے گا، FD کی رپورٹنگ لائن منسٹری آف ایجوکیشن رہے گی. یہ بتائیں کہ یہ جو MCI ہے جس کے آپ ماتحت ان کو کر رہے ہیں، ان سے تو بلدیاتی مسئلے نہیں حل ہوتے. ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں یہ اسکولوں جیسا ایک بڑا نظام کیسے درست کریں گے؟ مجھے بات بتائیے گا کہ ہم اوور سائٹ پاورز اور ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاور میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک منسٹری میں وزیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کے پاس صرف اوور سائٹ پاورز ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں میں اپنی یونین کونسل میں اگر کوئی اسکول بنانا چاہتا ہوں اور ایک 22 لاکھ ووٹوں سے ایک بندہ کامیاب ہو کے آتا ہے، کیا اس کے پاس یہ بھی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے یونین کونسل کے اندر ریکمنڈیشن دے سکے کہ میری یونین کونسل میں اسکول بننا چاہیے، میری یونین اسکول اگر وہ 8ویں کلاس تک وہ میٹرک تک ہو جائے، جو میٹرک تک ہے وہ FSC تک ہو جائے، جو FSC وہ پوسٹ گریجویٹ ہو جائے، تو مجھے بتائیں پھر ہم اس کو الیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہر چیز کو اس میں سیف کیا گیا ہے. اور یہ جو پورا انہوں نے بنایا ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ میرے اساتذہ ہیں، وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا اس میں یہ کہ غلط بیانی کی ہے. میں کہتا ہوں یہ حقیقت سے بہت دور ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ٹیچرز کو، جو عام ٹیچرز ہیں ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ جتنی چیزیں ان کی لکھی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، اس کا آرڈیننس سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کے زیر سرپرستی یہ رہتے تو اس میں ایشو کیا تھا؟ تو حکومت کے ہی زیر پر سرپرستی رہے، کارپوریشن کے بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ پھر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کارپوریشن کے نیچے نہیں آ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم MCI ایک کارپوریشن کے نیچے ہمیں لایا جائے. کارپوریشن میئر کو صرف اوور سائٹ پاورز دی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، ابھی لاسٹ انہوں نے ماضی میں میئر تھے شیخ انصر، حکومت آپ کی تھی، ایک لڑائی رہی. کل اگر یہی معاملہ ہوگا، اپوزیشن اور حکومت کی دو مختلف لوگ جیت جائیں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر وہی بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مفرزے کے طور پہ اور میں ایک جو میں بہت آگے دیکھ رہا ہوں اس کی سوچ کے اوپر آج میں کام کرنا بند کر دوں، میں سٹیٹس کو کا شکار ہو جاؤں. ہمیں ووٹ ملا ہے تبدیلی کا، ہم نے چیزیں کچھ آپ کے سامنے PIMS کے اندر MTI لا آیا ہے آپ کے سامنے، اس کے اوپر احتجاج ہوا، اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھے، اس کے اوپر آج وہ پورے کا پورا اپلائی ہوا ہے، پورا MTI کے تھرو PIMS ہاسپٹل چل رہا ہے. لیجسلیٹر کا کام یہ ہوتا ہے، پہلے پاکستان میں مسائل ہی ہیں، یا نیشنل اسمبلی ہے یا ایگزیکٹو ہے. اچھا اوکے، ایگری، ان سے مشاورت کی، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ان کا رائٹ ہے، حق بنتا ہے، آپ نے ان سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہم نے ایک آرڈیننس لانچ کیا اور آرڈیننس ایشو ہوا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اگر ان کو کوئی ریزرویشنز تھیں وہ ہمارے پاس آ جاتے اور پھر ہم ان کی کہتے ہیں ان کی مذاکراتی ٹیم آپ کے پاس گئی، آپ سے ملی، لیکن انہوں نے گلا کیا، آپ نے تو بڑی سختی سے بات کی ہے. نہیں، میں نے ان سے گلا کیا. آپ نے پہلے ہڑتال کی اور اس کے بعد میرے کہنے پہ آپ ایک دن نہیں آئے، دوسرے دن آپ نے ہڑتال کی، پھر آپ میرے پاس آئے اور میں نے کہا جو آپ کی یہ گزارشات ہیں یہ تو آرڈیننس کا حصہ ہی نہیں ہے. میں نے تو ان سے گلا کیا کہ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے. آپ نے مجھے ووٹ دیا ہوا ہے، آپ نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہوا ہے، آپ لوگ اسلام آباد کے باسی ہیں. آج اگر ہم نے 1.5 سال کے اندر اسلام آباد کی حالت زار چینج کر دی ہے اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں اسلام آباد کے ساتھ اگر ہم نے پورے کر دیے ہیں تو آپ کو اتنا ٹرسٹ تو ہونا چاہیے تھا. جی بھائی، جب مراحت بھی پوری ہیں، سارے معاملات اوکے ہیں، تو پھر تحفظات کیا ہے، ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے؟ سر میں نے یہی کہا ہے کہ وہ آئے، آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی ہیں جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہڑتال ختم کریں. اور اس میں اکراس دی پارٹی لائنز لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور باقی جماعتوں کے اور تحریک انصاف کے. انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ آپ ہڑتال ختم کریں. بچوں کی جو مستقبل ہے، پہلی 2 سال کووڈ کی وجہ سے وہ بند رہا ہے، بچوں کے مستقبل کو بچوں کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہ کیا جائے. آپ آئیں، بیٹھیں. اگر آپ کو کوئی ریزرویشن، تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جتنے پوائنٹس ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی آرڈیننس کا حصہ ہی نہیں ہے. پھر انہیں ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے؟ یہ تو آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے علی نواز عوان صاحب کی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے CDI امور ہیں. انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، ان کے مراد جتنی بھی جو بھی ان کو
सहूलियात मिल रही थी वही मिलेंगी, पता नहीं इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो जो ये शिक जिस पे बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है, बहुत ही बड़ा एहतजाज चल रहा है, वो वापस नहीं लिया जा रहा। तो अब देखना ये है कि इस मामले का हल क्या निकलेगा, क्योंकि टीचर्स के जो लीडर्स हैं, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम उस वक्त तक एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब ये शिक वापस नहीं होगी। आज के प्रोग्राम में हमने टीचर्स से बात की, फ़ीमेल टीचर से, मेल से, उनके लीडर से और हुकूमत से भी। अब फैसला आपने करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। चीफ कैमरामैन जैरी अजीज़ के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।